हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और रैपिड रिवीजन, हमारा हिस्ट्री का 4th चैप्टर द 3 ऑर्डर्स। तो फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ जाए उसमें बिल्कुल फट्टे चक देना, 101% वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट समझेंगे। तो फ्यूडलिज्म जो होता है वो एक जर्मैनिक वर्ड फ्यूड से डिराइव होता है, जिसका मतलब होता है पीस ऑफ लैंड। अब अगर हम बात करें कि ये जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था ये किस किस रीजन में हुआ करता था, तो ये जो वेस्टर्न यूरोप का एरिया है, फ्रांस, इंग्लैंड और सदर्न इटली, इस एरियाज में ये जो फ्यूडलिज्म था वो एग्जिस्ट करता था। अब क्या होता था इसमें, तो यहाँ पे जो लॉर्ड और जो पीजेंट्स होते थे दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशन होती थी, जहां पे जो लॉर्ड्स हैं वो अपने वैसल्स को या अपने जो लोग हैं उन्हें क्या देते थे, मिलिट्री प्रोटेक्शन, साथ ही साथ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और बदले में जो पीजेंट्स हैं वो उनके लिए खेती वाला जो काम होता था वो किया करते थे। सो दे कल्टिवेटेड देयर ओन लैंड एज वेल एज द लैंड्स ऑफ द लॉर्ड्स। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो लॉर्ड्स होते हैं उनके लिए तरह तरह के और जो भी लेबर्स होते हैं, लाइक डिचिंग द डिचेस, या फिर हो सकता है कि वाइन प्रेसेस में काम करना, टेक्सटाइल का काम करना, वो सारा काम भी ये पीजेंट जो होते थे वो अपने लॉर्ड की सर्विसेज में किया करते थे। अब ये फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट समझने के बाद अब हम लोग थोड़ा चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये फ्रांस में जो सिस्टम था उसके, फ्रांस और इंग्लैंड में जो सिस्टम था उसके बारे में डिस्कस करता है। तो फ्रांस जो है वो कहां था, तो भाई जो गॉल प्रोविंस है उस पे जो फ्रैंक ट्राइब थी उसने इसको कैप्चर करा और क्या बना लिया, यहाँ पे फ्रांस बना लिया। अभी इन्हीं में से जो नॉर्मैंडी जगह है उस ने क्या किया, इस इंग्लैंड वाले लैंड को कैप्चर करा और वहां पे जाके क्या, एंगल्स जो ट्राइब थी वहां से उन्होंने क्या कर दिया, उस एरिया को इंग्लैंड बना लिया। साथ ही साथ यहाँ पे आप जर्मन स्टेट देख रहे हो जहां पे भी एक जर्मन ट्रेडिशन जो होगा वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें 3 ऑर्डर्स की, तो ये 3 ऑर्डर जो हैं जो सोसाइटी को एक सोशल हायरार्की में डिवाइड करने वाले हैं वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले होता है कौन, फर्स्ट ऑर्डर, जिसको बोला जाता है क्लर्गी या चर्च। ठीक है, चर्च जो होगा वो सोशल पोजीशन पे देखी जाए तो उन्हें सुप्रीम पोजीशन होती है, जो क्या करते हैं, जो अपने स्टेट के लिए प्रेयर का काम करते हैं। ठीक है, मतलब रिलीजियस मैटर्स जो होते हैं उसमें जो प्रीस्ट क्लास होती है, जो चर्च वाला एरिया होता वो सुप्रीम होगा। वहीं सेकंड पे आ जाएगा कौन, मोनार्की या लॉर्ड्स, जो क्या करेंगे, जो नोबल क्लास हो गई। ठीक है, तो जो सेकंड ऑर्डर है उसमें लॉर्ड्स, नोबल्स, ये लोग जो होंगे वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जो क्या करते हैं, जो लैंड का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, जो फ्यूडल कंट्रोल होता है वो पूरा की पूरा इन लॉर्ड्स के हाथों में होता है। उसके बाद आता है कौन, उसके बाद आता है लास्ट में पीजेंट्स या वर्कर्स। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चरल लेबर का काम है और भी जो डिफरेंट तरीके के लेबर्स हैं वो सारे की सारे ये पीजेंट्स या जो थर्ड ऑर्डर होता है वो करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो टैक्सेशन का बर्डन है वो पूरा की पूरा किसके ऊपर होता है, थर्ड स्टेट के ऊपर। ठीक है, जो थर्ड ऑर्डर हो गया आपका। फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर जो होता है वो किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देते हैं, दे आर टोटली एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस। ठीक है, चलिए अब इन 3 ऑर्डर्स की बात करें तो इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो किंग और जो वासल्स कौन हो गए, वासल्स आदि सबऑर्डिनेट्स, है ना, कि भाई किंग जो हैं उनके जो भी सबऑर्डिनेट्स होंगे उन्हें सभी को वासल्स बोला जाएगा। तो जो किंग है उनको सीनियर या लॉर्ड बोला जाएगा। तो लॉर्ड कौन हो गए, दैट द वन हु गिव्स द ब्रेड, जो खाने को देता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या देता है, प्रोटेक्शन देगा, और बदले में जो उनके सबऑर्डिनेट हैं वो उन्हें लेबर और लॉयल्टी दिया करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो लॉर्ड्स होते थे वो अपने लैंड को कई सारे लोगों में बांट दिया करते थे। ठीक है, अब इसमें जो लॉर्ड जब इनको अपने लैंड्स को, अपने वासल्स को देंगे तो उनके पास क्या बनेगा, मैनर। ठीक, तो ये जो मैनर है ये क्या है, लॉर्ड्स ओन हाउस। अब ये जो मैनर होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं जिनमें क्या होगा कि हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस को वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, साथ ही साथ कई सारे छोटे भी होते हैं ऐसे विलेजेस भी जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, 10-12 फैमिलीज को लेके वो बनाए होते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये देखो कि जो मैनर है इसमें हर तरीके की एक्टिविटी होती है। यहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स होंगी, यहाँ पे चर्च होगा, यहाँ पे पास्टलिज्म की एक्टिविटी होगी, यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, यहाँ पे नदी होगी। ठीक है, आयरन एंड ब्लैकस्मिथ्स होंगे, जो सारे की सारी जो चीजें होंगी वो यहाँ पे किया करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैनर है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। बट स्टिल ये जो मैनर होते हैं ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कम्युनिटी है, फॉर एग्जाम्पल लग्जरियस आइटम है, सॉल्ट है, जो इन्हें क्या होता था, किसी बाहर के एरिया से इन्हें इंपोर्ट करवाने पड़ते थे। अब अगर इसको आगे देखें तो लॉर्ड्स के बाद कौन आए कि
भाई लॉर्ड्स जो हैं वो खुद तो मिलिट्री का काम नहीं कर सकते। पहले जो काम करवाया जाता था जब अब वॉर हो रही है तो पीजेंट्स को ही जबरदस्ती मिलिट्री में भर्ती करवा दिया जाता था। बट जब आप बोल सकते हो कि प्रोफेशनल सोल्जर्स की जरूरत पड़ी तब एक और क्लास का इमर्जेंस हुआ जिसका नाम दिया नाइट। और ये जो नाइट्स है इनका क्या काम होता था, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वाला जो स्फेयर है उसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो जो वॉर वाला काम है, जो बैटल वाला काम है, उसके लिए नाइट्स को अपॉइंट किया गया। अब ये जो नाइट्स है ये फ्री में तो लड़ाई करेंगे नहीं, तो बदले में जो लॉर्ड होते थे ये क्या करेंगे, इन नाइट्स को लैंड दे दिया करते थे और उस लैंड को कहा जाता था फीफ। ठीक है, जिसको जो नाइट्स होंगे वो इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब फादर के बाद उनके जो बेटे हैं वो भी उस फीफ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कुछ जो होंगे वो 1000 से 2000 एकड़ तक का जो एरिया होता है उतने बड़े बड़े फीफ भी एग्जिस्ट करते थे। इसमें क्या क्या होता था, तो भाई जो फीफ है, सॉरी जो नाइट है, उसकी फैमिली होगी, उसका खुद का घर होगा, चर्च होगा, वाटर मिल होगा, वाइन प्रेसेस होगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो सोल्जर्स होते हैं, जो नाइट्स होते हैं, उनको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया गया कि आप क्या करिए, आपको हम लैंड दे रहे हैं और अब आपका क्या काम है, अब आपका काम सिर्फ ये है कि आपको हमारे लिए लड़ाई करनी है, आपको अपनी जो मिलिट्रिकल स्किल्स हैं, जो मिलिट्री स्किल्स हैं उसको आपको इंप्रूव करना है और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब इस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि भाई लॉर्ड्स जो हैं वो नाइट्स को क्या देंगे, लैंड देंगे और बदले में जो नाइट्स हैं वो क्या करेंगे, उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। अब इन नाइट्स के नीचे भी, क्योंकि अब नाइट्स खुद तो लैंड तो मिल गया लेकिन खुद क्या कर सकते हैं, उस पर खेती बाड़ी नहीं कर सकते है ना, कि अदरवाइज लड़ाई करने वाला काम कौन करेगा, तो उनके अंडर कौन हो गए, पीजेंट्स। और ये पीजेंट्स जो फीफ हैं और जो लॉर्ड्स हैं उनके लैंड को कल्टीवेट करेंगे और बदले में इन्हें भी क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम द साइड्स ऑफ नाइट्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये सेकंड ऑर्डर की पूरी कहानी थी। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर देखें तो यहाँ पे उस टाइम पे जो रिलीजन था वो था कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च। ठीक है, तो जो कैथोलिक्स थे उन्होंने क्या किया कि भाई कैथोलिक में जो प्रीस्ट क्लास था उसको, जो राजा होते थे, जो मोनार्क होते थे, वो क्या करते थे, लैंड दे दिया करते थे। साथ ही साथ ये जो है ये एक तरीके से ऑटोनॉमस हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो इनके पास अपने खुद के लॉज होंगे, साथ ही साथ अपना खुद का लैंड भी हुआ करता था। ठीक है, जो रूलर्स के थ्रू ने दिया जाता था। एंड दे ऑल्सो लेवी वॉट टैक्सेस, टाइप जो हो गया है ना, एक रिलीजियस टैक्स, कि जो भी लोग हैं, जो थर्ड क्लास है, जो थर्ड ऑर्डर है, उसके ऊपर उन्होंने एक टैक्स लगाया जिसका नाम क्या था, टाइड। ठीक है, टाइड वाज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय हुम, द कैथोलिक चर्च। देन अब क्योंकि इनके पास अपने खुद का लैंड है, अपने खुद के लॉज हैं, तो ये एक तरीके से पावरफुल और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो गए जिन्हें कभी कभी राजा की भी बात सुनने की जरूरत नहीं होती थी। ये अपनी मर्जी से जो भी चाहते हैं वो काम ये किया करते थे। ठीक, अब अगर इनके बारे में और डिटेलिंग में हम लोग बात करें तो जो पूरा वेस्टर्न चर्च, जो पूरा वेस्टर्न कैथोलिक चर्च है, उसका हेड कौन होगा, पोप होगा, जो कहाँ रहते थे, रोम में रहेंगे। ठीक, अब उनके अंडर में जब मैंने आपको ये चीज बताई थी डिटेल में, तो दो तरीके की यहाँ पे क्लर्जी होती है, एक होती है सेक्युलर क्लर्जी और एक होगी यहाँ पे रेगुलर क्लर्जी। ठीक है, तो जो सेक्युलर वाला पार्ट होता है वो टाउन्स में कॉमन मासेस के साथ रहेगा। तो जो बिशप हैं वो क्या करेंगे, गाइडिंग द क्रिश्चियन इन यूरोप। रिलीजियस नोबिलिटी हो गई, क्यों, क्योंकि भाई चर्च भी है, मतलब कि प्रीस्ट भी हैं, साथ ही साथ लैंड को भी होल्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नोबल हो गए, तो ये रिलीजियस नोबिलिटी। देन दे ओन ए वास्ट लैंड, साथ ही साथ क्लरिक्स भी होते थे जो क्या करते थे, लोगों को धर्म की शिक्षा दिया करते थे। उसके बाद अगर फर्स्ट ऑर्डर की और बात करें तो जो विलेज लेवल है, जो गांव होते थे, उनमें प्रीस्ट हेड करते थे। ठीक है, तो प्रीस्ट आर दी हेड ऑफ द विलेज चर्च, जहां पे क्या काम करेंगे, खुद का चर्च होगा गांव के लेवल पे, और जो एक प्रीस्ट के अंडर में जितने भी गांव आएंगे, जितना एरिया आएगा, उसको क्या बोलते थे, पेरिश बोलेंगे। ठीक है, तो अब इनका काम होता था कि भाई गांव में जो चर्च है उसके अकॉर्डिंग लोगों में रिलीजियस अवेयरनेस क्रिएट करना, उसमें संडे के दिन प्रेयर करवाना, साथ ही साथ ये देखना कि भाई प्रीस्ट, हाँ प्रीस्ट का ये भी काम होगा कि वो खुद शादी नहीं कर सकता है। और कौन प्रीस्ट नहीं बन सकता है, तो जो सर्फ होंगे, फिजिकल चैलेंज लोग होंगे और जो विमेन होंगी, वो यहाँ पे जो प्रीस्ट होते थे वो नहीं बन सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें उन्होंने बताई हुई हैं। अब इसमें एक और चीज होती है कि भाई समय समय पे क्या हुआ, ये चीज देखी गई कि ये जो लोग हैं, जो चर्च है, उसमें कई तरीके की आप बोल सकते हो कि मैल प्रैक्टिसेस हुई, जिनको अलग अलग राइटर्स ने, जैसे जॉफरी चौसर है, उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे क्रिएशन भी करे गए जिनके थ्रू ये बताया गया है कि ये जो आप बोल सकते हो कि जो क्लर्जी क्लास है वो कैसे करप्ट होती जा रही थी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करें तो जो हमारी रेगुलर क्लर्जी थी उसमें होते थे मॉन्क्स, जो कहाँ रहते थे, जो एक तरीके से इंडिपेंडेंट जगह पे रहते थे, उनके पास अपना खुद का लैंड होता था, मोनेस्ट्रीज है ना, ये रहते थे मोनेस्ट्रीज और एबेज में। तो जो एबीज का हेड होता था उसको बोला जाता था एबॉट। ठीक है, और जो लिव
हु चूज टू लिव इन द आइसोलेशन, तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं सिंगल सेक्स यूनिट्स होती थी, जो मेल मॉन्क्स है उनके लिए अलग और जो नन्स होते हैं उनके लिए अलग होगा, ठीक है। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड ऑर्डर की, तो थर्ड ऑर्डर में कौन होते थे, कल्टीवेटर्स, पीजेंट्स, ठीक है। तो ये दो तरीके से हुए, एक तो हुए फ्री पीजेंट्स जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, तो वो अपनी खुद की जमीनों पे तो काम करते ही हैं, और साथ ही साथ क्या करेंगे कि जो लॉर्ड है उसकी जमीनों पे भी काम करेंगे। देन जो सर्फ होंगे, सर्फ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई जमीनें नहीं है, तो इन्हें काम करने के लिए ना तो कोई लेबर चार्ज मिलता था, ना कोई वेज मिलता था, ना ही ये अपनी जो लॉर्ड है उसकी परमिशन के बिना कहीं से जा सकते थे। इवन अगर उन्हें शादी भी करनी होती थी तो वो अपने लॉर्ड्स की परमिशन से करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज होती थी वो सर्फ के साथ होती थी। साथ ही साथ जो कल्टीवेटर्स होते थे उनके ऊपर एक टैक्स इंपोज किया जाता था, जो कि डायरेक्ट जो लॉर्ड होता है, किंग होता है, वो उनसे टैकल करेगा, ठीक है। तो वो कौन हो गया, वो हो गया टाइल, जो किंग पीजेंट से क्या करता था, टैक्स ले लेता था। एंड द क्लर्जी एंड नोबल्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग दिस टैक्स, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो टाइल वाला टैक्स है वो किसके ऊपर लगाया जाएगा, पीजेंट्स के ऊपर लगाया जाएगा। देन अब अगर हम बात करें कि भाई ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे यूरोप की कंडीशन चेंज हो रही है, तो वो फैक्टर्स जो यूरोप की सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन को चेंज करने वाले हैं, तो सबसे पहले कहां चेंज हुआ, एनवायरमेंट में चेंज हुआ। जो टाइम पीरियड है वो कोल्ड फेज से विंटर फेज की वार्म फेज की तरफ गया, ठीक है। तो कोल्ड फेज कब से कब तक था, तो 5th से 10th सेंचुरी का जो टाइम है वहां पे कोल्ड फेज होता था, जहां पे क्या था कि इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेट था, जिसके कारण क्या होता था, प्रोलॉन्ग्ड विंटर थी, तो जिसके कारण जो प्रोडक्शन होगा वो ठीक से नहीं हो पाता था, क्योंकि जो ग्रोइंग सीजन है वो शॉर्टेंड हुआ करता था। अब जैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज हुई, वार्म फेज आया, तो वार्म फेज आया 11th सेंचुरी से। अब जब वार्म फेज आया तो क्या होने लगा कि भाई जो क्रॉपिंग सीजन है वो बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, और साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन होने लगा। तो वो जो सबसिस्टेंस लेवल पे हो रहा था प्रोडक्शन, अब वो सरप्लस में बढ़ गया, और इकोनॉमी क्या करेगी, इकोनॉमी भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी, ठीक है। सो This could be easily plugged, receding the forest line, expansion of agriculture, ये सारी चीजें यहाँ पे हुई। सेकेंड जो चेंज हुआ वो था लैंड यूज पैटर्न में चेंज। पहले जब एग्रीकल्चर किया जाता था तो लैंड जो होता था उसको दो पार्ट में डिवाइड करके किया जाएगा, ठीक है, कि एक वाले पार्ट को छोड़ के उस पे खेती करेंगे, फिर अगले में एक को मतलब अल्टरनेट वे में यूज करेंगे। बट अब जो क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज हुआ उसमें ये किया गया कि अब एक ही लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और अल्टरनेट तरीके से उसमें क्या करी जाती थी, क्रॉपिंग करेगा, जिससे क्या होगा कि भाई जो फॉडर वाला सिचुएशन, जो फॉडर वाली प्रॉब्लम थी वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो गई। साथ ही साथ क्या हुआ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से जो क्रॉप होती थी उनकी भी फर्टिलिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की, तो अब सीधी सी बात है कि भाई कई सारे जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है उसमें भी चेंज करे गए। तो जो पहले वुडन प्लो से फार्मिंग करी जाती थी उसकी जगह पे हैवी आयरन टिप आ गए, ठीक है। उसके बाद मोल्ड बोर्ड्स आ गए, जिससे जो सॉइल होता था उसको पलटाना, है ना, एक तरीके से जो आप बोल सकते हो कि सॉइल की टिलिंग वगैरह की जो प्रोसेस होती थी वो काफी इजी हो गई। जो एनिमल्स थे उनको नेक हार्नेसिंग की जगह पे शोल्डर हार्नेसिंग करना शुरू कर दिया, जिससे अब वो ज्यादा प्रेशर लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। देन हॉर्स जो है उनके फीट को बचाने के लिए जो फूड आप बोल सकते हैं हॉर्स शू वगैरह जो होते थे उसका यूज किया गया। देन वाटर मिल, विंड मिल वगैरह का यूज करा गया, जिससे क्या किया गया कि भाई एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो प्रेसेस हैं उसमें वाइन प्रेसेस वगैरह को भी इन्हीं चीजों से मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल में भी डेवलपमेंट करा गया। देन एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जब एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हुआ तो उसी से सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए। तो पहला चेंज जो ये है कि भाई जब लोगों को क्या मिला, लोगों को एक तरीके से बेटर न्यूट्रिशनल फूड मिला, तो उससे पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ, ठीक है। साथ ही साथ ट्रेड बढ़ने लगी क्योंकि सरप्लस में प्रोडक्शन है, और क्या हुई कि भाई ट्रेड हो रही है तो उसके लिए मार्केट की जरूरत है, और उन मार्केट के लिए जब ट्रेडर कम्युनिटी इमर्ज हुई तो उससे कई सारी सिटीज का फॉर्मेशन हुआ, उनका ग्रो हुआ, ठीक है। तो उस वजह से अब क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो रूरल इकोनॉमी से शिफ्ट हो रहे हैं अर्बन इकोनॉमी में, और अभी जो एक तरीके से जो सर्वडम का बॉन्डेज था वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सोसाइटी में डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। बट अब इस चीज से क्या होगा कि अब लोगों के पास पैसा वगैरह आ रहा है, तो उस चीज से उन्होंने क्या करे, बड़े बड़े जो चर्च होते हैं जिनको कैथेड्रल कहा गया उसका फॉर्मेशन हुआ, जो गिल्ड्स हुई उन्होंने इन चीजों को फाइनेंस किया, और लोगों ने भी इसमें काम, जो कॉमन मास था उसने भी इसमें कंट्रीब्यूशन करा, और इस तरीके से बड़े बड़े जो चर्च थे वो शहरों में बनने शुरू हुए, ठीक है। तो लेवल लार्ज चर्चेस कॉल्ड कैथेड्रल, मर्चेंट्स जो है वो उसमें डोनेशन देते थे, ठीक, और मोनेस्ट्रीज वगैरह का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। बट
14 सेंचुरी आई और वहां पे कुछ ऐसे क्राइसिस हुए कि सडनली अब जो यूरोप जो अभी तक अपने आप बोल सकते हो ग्रोइंग फेज में है, वो सडनली क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो क्या चीजें आई, पहला चीज कि भाई क्लाइमेटिक चेंज आ गया, जो कोल्ड फेज से वार्म फेज आया था अब वापस से क्या हो गया, कोल्ड फेज आ गया। तो पॉपुलेशन जो थी उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा कि भाई फेमाइन होने लगी, ज्यादा पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिड्यूस हो चुका है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, लोगों की जो लाइफस्टाइल थी उसमें एक तरीके से आप बोल सकते हो कि शार्प डिक्लाइन आया। ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण जो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था उससे एनवायरमेंट को भी इफेक्ट हुआ। देन शॉर्टेज ऑफ मनी मेटल, ठीक है, कि जो मेटल मनी का यूज हो रहा था अभी तक कि भाई लेबर की जगह पे जो लोग थे अब वो राजा को मेटल मनी के थ्रू टैक्स पे कर रहे थे, बट जब उस मेटल का, उस सिल्वर का ही कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसकी माइंस में उसका शॉर्टेज हुआ। तो अब लोगों को वापस से कहीं ना कहीं ये डर था कि शायद हम वापस से लेबर जो एक सर्विस होती है उसके ऊपर आ जाएंगे। देन ब्लैक डेथ, दिस वाज दी आप बोल सकते हो कि इन्फेक्शियस डिसीज के जो शिप आ रहे थे ट्रेडर कम्युनिटी के साथ, उन शिप के थ्रू ये बीमारी जो थी वो यूरोप की, जो वेस्टर्न यूरोप में वहां पे फैली, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, अब ये सारे चैलेंजेस के बाद भी कहीं ना कहीं 15-16 सेंचुरी में जो यूरोपियन किंग्स थे उन्होंने एक नया डेवलपमेंट देखा। ठीक है, दे स्टार्टेड स्ट्रेंथन द मिलिट्री, फाइनेंशियल पावर, उन्होंने सारी चीजों को अब क्या किया, सेंट्रलाइज किया, यूनिफॉर्म किया, और एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की जो थी वो यहाँ पे क्या हुई, हमें देखने को मिली। तो इंग्लैंड भी अब क्या बन चुका है, एक मोनार्क कंट्री बन चुका है, और जो फ्रांस है वहां पे भी धीरे धीरे क्या होगा, रिपब्लिकनिज्म जो होगा, या जो आप बोल सकते हो कि जो डेमोक्रेसी वाली बात होगी वो भी धीरे धीरे इमर्ज होने की बात होगी। ठीक है, सो दिस इज आई गेस ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो देखना है, फुल वीडियो देखना है, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।